नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकाधिकारी बाजार में एक फर्म के उत्पादन और कीमत का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एकाधिकारी जो फर्म होती है उसके संतुलन को भी हम समय के आधार पर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों दृष्टियों से अध्ययन करते हैं। फर्म का संतुलन चाहे अल्पकाल में हो या दीर्घकाल में, उसके संतुलन की वो ही शर्तें हैं जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के संतुलन के लिए अध्ययन की थी। हमने देखा कि किसी भी फर्म के संतुलन का निर्धारण दो विधियों से कर सकते हैं, एक कुल लागत और कुल आगम विधि और दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो यहाँ टीआर और टीसी मेथड, दूसरा है एमआर और एमसी मेथड। अधिकांश जो हम उपयोग करते हैं वो एमआर और एमसी मेथड का उपयोग करते हैं और इसमें हमने पढ़ा कि सीमांत आगम और सीमांत लागत जो विधि है उसके अंतर्गत किसी फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि फर्म का एमआर वक्र उसके एमसी वक्र को काटता हो। दूसरी है कि एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटते हुए ऊपर जाता हो। जैसा हमने यहाँ रेखा चित्र में ई बिंदु पर संतुलन को दर्शाया है। ई ऐसा बिंदु है जहां किसी फर्म का एमआर वक्र उसके सीमांत लागत वक्र को नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है। तो जहां पर एमआर बराबर एमसी होता है, इस बिंदु पर एमआर और ये एमसी बराबर एमसी, एमआर बराबर एमसी की शर्त यहाँ पूरी होती है। और दूसरी जो शर्त है नीचे से काटते ऊपर जा रहा हो, ये दोनों ही शर्तें यहाँ पूरी होती है। इस प्रकार यहाँ फर्म ई बिंदु पर संतुलन में है। अब जहाँ फर्म संतुलन होती है वहाँ में पता लगता है कि फर्म कितना उत्पादन करती है। तो जो उत्पादन का अक्ष है वो एक्स अक्ष, उस पर यहाँ से लंब डालेंगे, एक लाइन खींचेंगे और ये हमने यहाँ देखा कि इसको हम क्यू बिंदु लिख देते हैं। तो यहाँ ये फर्म ओ क्यू मात्रा में उत्पादन करती है, जबकि फर्म का एमआर वक्र ये हो और एमसी वक्र ये हो। उत्पादन का निर्धारण हो गया। अब हम कह रहे हैं कि कीमत का निर्धारण। अब कीमत का निर्धारण करने के लिए हम इसी उत्पादन रेखा को ऊपर बढ़ाएंगे और जहां यह एआर वक्र को काटेगी वहां फर्म की औसत आय या जिसे हम कीमत कहते हैं उसका निर्धारण हो जाता है। तो एक तरह से ओ क्यू मात्रा में फर्म उत्पादन करेगी और उसे ओपी कीमत पर विक्रय करेगी, ये उसकी कीमत हो गई। अब यहाँ ओपी और QE1 दोनों बराबर है, तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि कीमत ओपी है या QE1 है। तो इस प्रकार से एक एकाधिकारी बाजार में फर्म के संतुलन जिसमें एमआर बराबर एमसी का जो बिंदु होता है वहां से फर्म के उत्पादन और उसकी कीमत का निर्धारण होता है। शर्त ये बिंदु पर पूरी होती है जहां एमआर बराबर एमसी और एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटते हुए ऊपर जाता है। इस प्रकार से हम एक फर्म के उत्पादन और कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखना यह है कि अल्पकाल में किसी एकाधिकारी फर्म को लाभ होगा, हानि होगी या सामान्य लाभ। तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की तरह ही एकाधिकारी फर्म को भी तीनों स्थितियां प्राप्त हो सकती है। हो सकता है फर्म को अतिरिक्त लाभ हो या फर्म को हानि भी वहन करनी पड़ सकती है और तीसरी स्थिति कि फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो तीनों स्थितियां हो सकती है क्योंकि अल्पकाल इतना कम समय होता है जिसमें एकाधिकारी फर्म अपने उत्पादन और पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाती है और उसको जो कीमत इस समय है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती, तो उसके अनुसार उसे लाभ या हानि हो सकती है। और चूंकि यहाँ हम एक अंतर और देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जहाँ एक फर्म का एआर और एमआर वक्र बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है और यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि एमआर कम है और एआर से अधिक है, एमआर वक्र एआर से नीचे।
तो ये एकाधिकार की विशेषता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये स्थिर होता है और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो AR और MR वक्र है उसका भी हमें थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले लेसन में ये पढ़ लिया था कि MR और AR वक्र ऐसा क्यों होता है, और उसका कारण है एकाधिकारी फर्म बाजार में अपनी वस्तु का विक्रय करने वाली अकेली फर्म होती है, और यदि वह अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती है या अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो बाजार में अधिक उत्पादन बेचने के उसे कीमत को कम करना ही होगा। तो कम कीमत पर ही एक फर्म अधिक मात्रा का विक्रय कर सकती है। इसलिए यह लिखा है कि OP कीमत पर फर्म OQ मात्रा का उत्पादन कर सकती है। यदि इसको कम करें, कीमत को फर्म कम कर देगी, तो यहाँ देखिए आप, जैसे ही कीमत को P1 किया तो फर्म OQ1 मात्रा का उत्पादन कर देगा, अर्थात घटी हुई कीमत पर अधिक उत्पादन कर सकती है या अधिक विक्रय कर सकती है। इसीलिए यहाँ फर्म का जो AR वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, नीचे गिरता हुआ होता है, और उसका कारण ये है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी फर्म का जो AR वक्र होता है वही उस फर्म के लिए उसका मांग वक्र भी होता है। तो एक तरह से ये एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र भी है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एक एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में हानि या लाभ की स्थिति का निर्धारण कैसे होता है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, और अतिरिक्त लाभ कब प्राप्त होगा? लाभ और हानि का पता लगाने के लिए हम AR और AC का अध्ययन करते हैं कि उस उत्पादन स्तर पर फर्म की AR या कीमत कितनी है और उसकी औसत लागत कितनी है। अब इनमें से यदि AR ग्रेटर देन AC अर्थात AR AC से अधिक है तो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जो लागत की तुलना में आ जाता है। तो जब हमें लाभ की स्थिति का चित्रण करना होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें AR वक्र को AC से ऊपर रखना है या AC वक्र को AR से नीचे रखना है, तभी हम ये बता पाएंगे कि फर्म को कितना लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ हमने MC वक्र बना रखा है, हमें AC वक्र की और आवश्यकता है क्योंकि AR वक्र की ऑलरेडी बना हुआ है। अब चूंकि हमें लाभ की स्थिति दिखानी है इसलिए हमें AR वक्र से नीचे AC को बनाना है। अब एक जो संबंध होता है AC और MC का, वो भी हमें याद रखना है कि ये जो AC वक्र है इसकी न्यूनतम बिंदु से काटते हुए MC वक्र जाता है, तो यहाँ भी वो रिलेशन कायम रहेगा। तो अब हम AC वक्र को इस तरह से बनाएंगे कि वह MC वक्र उसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर जाए। तो देखिए आप यहाँ से इसको यहाँ तक घटाया और यहाँ से बढ़ाया, ये AC वक्र हो गया, ये इसका न्यूनतम बिंदु हो गया। अब यहाँ हमें हालांकि इस न्यूनतम बिंदु का इस रेखा चित्र में कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम इसको न्यूनतम बिंदु पर नहीं कटाते हैं और कहीं कटा रहे हैं तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको AC और MC का संबंध पता नहीं है। तो अच्छा रहेगा हम इस रिलेशन को भी ध्यान में रखते हुए AC और MC को बनाएं। अब देखिए हमने देख लिया फर्म O की मात्रा में उत्पादन कर रही है और उसे QE1 कीमत पर बेचती है। अब फर्म की औसत लागत कितनी है? यही उत्पादन रेखा जहां AC वक्र को काट रही है वो फर्म की औसत लागत है। तो अब यहाँ देखेंगे ये AC वक्र है और इसको यहाँ इस बिंदु पर ये उत्पादन रेखा काट रही है, तो इसको कोई नाम दे सकते हैं आप। E1 मान दे दिया तो यहाँ E2 नाम दिया। अब E2 बिंदु पर फर्म का उत्पादन की जो रेखा है वो औसत लागत वक्र को काटती है, तो इससे पता लग रहा है कि फर्म की औसत लागत है वो E2, या इधर हम लाइन खींच के इसको भी कोई नाम दे दें P1, ये P है ये P1 कर दें। तो अब हम कह सकते हैं कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि फर्म E बिंदु पर संतुलन में है जहां पर फर्म O की मात्रा में उत्पादन करती है और उसे QE1 या OP कीमत पर बेचती है।
इस स्थिति में फर्म की जो उत्पादन की औसत लागत है वो KE2 या OP1 है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि AR OP इज ग्रेटर देन AC OP1, अर्थात यहाँ फर्म को अतिरिक्त लाभ होगा। अब हम इसका जो चित्रण है वो इस तरह से डिटेल लिख सकते हैं। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उत्पादन कितना है OQ, AR कितना है OP, AC कितना है OP1। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये OP और ये OP1, तो AR इज ग्रेटर देन AC, तो क्या हो गया अतिरिक्त लाभ। अब ये कितना है OP माइनस OP1 बराबर PP1, ये प्रति इकाई लाभ है। और जो कुल उत्पादन OQ है तो प्रति इकाई लाभ को कुल उत्पादन से गुणा करेंगे तो जो कुल लाभ है वो ये हो जाएगा PP1 E1 E2। कुल लाभ बराबर PP1 E1 E2, ये फर्म का कुल लाभ है। तो इस प्रकार हम अल्पकाल में एक फर्म के अतिरिक्त लाभ की स्थिति को दर्शा सकते हैं। और इसे हम अल्पकाल दिखाने के लिए यहाँ एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ जो MC है उसके साथ S लगा दें SMC, और यहाँ लगा दें SEC। SM शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, SEC शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो इससे पता लग रहा है कि हम ये अल्पकाल की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं और उसमें हमने अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ की स्थिति को यहाँ चित्रण किया। तो ये हो गया एक आधिकारिक फर्म द्वारा अल्पकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण और अल्पकाल में फर्म के अतिरिक्त लाभ की स्थिति। धन्यवाद।